सरकारी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में। सरकार अच्छा दाम देगी, सरकार खरीदेगी, क्योंकि ये तो तय है कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत पीडीएस की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराना है सरकार का दायित्व। तो हम लोग प्रदेश के अंदर 14 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं। पीडीएस के माध्यम से कम दाम पे करा रहे हैं, अंत्योदय वालों को फ्री में करा रहे हैं। हम लोगों ने उस प्रकार की व्यवस्था की है। देश के अंदर खाद्य सुरक्षा कानून के बाद तो ये आवश्यक है, अंत्योदय कार्ड धारकों को आप राशन देंगे, पर यूनिट आपको 35 किलो खाद्यान्न उनको देना ही देना है। पात्र गृहस्थी में हर यूनिट में 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराना ही कराना है, तो सरकार को इसके लिए खरीदना पड़ेगा। यह सरकार का हो गया। कोऑपरेटिव भी अपने तरीके से इस कार्यक्रम को करती है, और निजी क्षेत्र जब एक खुली प्रतिस्पर्धा होगी, एक खुली प्रतिस्पर्धा किसान के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करेगी, उसको नए मुनाफे की ओर आगे बढ़ाएगी उसके जीवन को, और उसको आगे बढ़ जहां उसको जिस फसल में मुनाफा मिलेगा किसान वो फसल बोएगा। जो मैंने यहां पे कहा, आपने पिछले दिनों सुना भी नहीं मेरे वक्तव्य को, झांसी की एक बालिका ने किया। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री एक दिन मेरे पास एक किसान को लेके आए थे यहां के सुल्तानपुर के, यानी झांसी में उस बालिका ने 1.5 एकड़ खेती में स्ट्रॉबेरी का उत्पादन किया, और 1.5 एकड़ खेती में उसने मुनाफा कमाया 36 लाख का, एक सीजन में 36 लाख का। हम कितनी भी मेहनत करेंगे, एक साल में धान और गेहूं से 1.5 एकड़ खेती में आप 25-50 हजार रुपए से ज्यादा नहीं कमा सकते। आप तो किसान हैं, आप समझ सकते हैं, नहीं कमा सकते। लेकिन स्ट्रॉबेरी में झांसी की एक बालिका 42 लाख का स्ट्रॉबेरी उत्पादन करती है, 6 लाख उसका लागत आती है, और 36 लाख का उसका नेट प्रॉफिट होता है। इस पे कोई टैक्स भी नहीं है। ऐसे ही ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन सुल्तानपुर में एक किसान ने किया है। मुनाफा जो कमाने वाले लोग हैं, जो मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, वे लोग उस फील्ड में अच्छा कार्य भी करते हैं। तो उसके लिए मार्केट की तलाश, मार्केट उपलब्ध कराना और मार्केट में फिर उसको पहुंचाने की व्यवस्था करना, सरकार उसमें काम कर रही है, सरकार उसके लिए सहयोग करेगी। एक चेन उसके लिए तैयार होनी चाहिए, और यह व्यवस्था इसके तहत की गई। लेकिन इसके बारे में भी किस किस प्रकार के वक्तव्य यहां पर दिए गए, और मुझे आश्चर्य होता है कि आज भी कहा जा रहा है कि इतने किसान ये हो गए, इतने लोग हो गए। आज सुबह के उसमें मैं देख रहा था कि एक मानस सदस्य बोल रहे थे कि जो है इतने बुंदेलखंड में तमाम लोगों ने आत्महत्याएं कर ली हैं। हमारे समय में कोई आत्महत्या नहीं हो रही है, कोई आत्महत्या नहीं हो रही है। बुंदेलखंड तो अब धरती का स्वर्ग बन रहा है। एक्सप्रेसवे वहां बन रही है, डिफेंस कॉरिडोर। बुंदेलखंड की तोप जब पाकिस्तान बॉर्डर पर गरजेगी ना, दुश्मन के छक्के छूटते हुए दिखाई देंगे। ये है, चाइना के बॉर्डर पर भी गुजरेगी, चिंता मत करो, चाइना की इतनी चिंता मत करो, गरज रहे हैं उसमें भी। इतने हितैषी मत बनो भाई। मैं इसीलिए कह रहा था नेता प्रतिपक्ष को कि अपने लोगों को समझा पाते, कम से कम लोहिया जी के विचारों को कुछ तो आत्मसात करो। चाइना के बारे में तो लोहिया जी बहुत पहले आगाह कर चुके हैं, और बुंदेलखंड में हर घर नल योजना 7 जिलों में प्रारंभ हो चुकी है। इसी सरकार ने और इसी सदन ने पहले चरण में 10,000 करोड़ रुपए का कहा कि नहीं, जैसे होगा बुंदेलखंड की प्यास को बुझाएंगे। मां विंध्यवासिनी के धाम विंध्य क्षेत्र के लिए भी हमने उसको लागू कर दिया है। और मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का कि जिनके कारण आज दोनों क्षेत्रों में पेयजल की स्कीम, और बहुत शीघ्र मैं तो आप सभी को कहूंगा, पेयजल की स्कीम हर एक क्षेत्र में हम लोग ला रहे हैं। हर एक गांव में जहां पेयजल की कोई स्कीम नहीं है, विशुद्ध पेयजल की स्कीम वहां पे जारी। 30,000 गांवों का हम एक साथ पूरे प्रदेश के अंदर बना रहे हैं,
और हमारा प्रयास होगा कि अगले 2 महीनों के दौरान एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से हम इसको भी लागू कराएं। पूर्वांचल भी एईएस, जेईएस, हमारे नेता प्रतिपक्ष का जो जनपद है आर्सेनिक से प्रभावित है। उन्होंने कभी नहीं कहा, उनको चिंता ही नहीं इस चीज की, बोल सके लेकिन नहीं। और आर्सेनिक की कभी उन्होंने चिंता ही नहीं की। नहीं, मैं तो आप जैसे जब आप बोलते हैं मैं यहां बैठता हूं, मैं पूरा सुनता हूं आपकी बात को। देखिए, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगा, अगर आप गांव का साफा लगा करके आएंगे तो तब आप जमेंगे यहां पे नेता प्रतिपक्ष के रूप में। और आर्सेनिक, फ्लोराइड, खारा पानी की समस्या जो आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, वृंदावन का हमारा क्षेत्र है, अलीगढ़, आसपास एटा, कासगंज, हाथरस आदि के क्षेत्र का जो क्षेत्र खारा पानी है या जहां कम पानी है, एक साथ हम योजना बना रहे हैं और सरकार ने इस बारे में तय किया है। प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के अंदर देश को पहली बार हर एक क्षेत्र में उन्होंने एक नया विजन दिया। 2022 तक हर गरीब को छत, 40 लाख आवास इस समय बना रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 40 लाख आवास उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले मात्र 3-3.5 वर्षों के दौरान बन रहे हैं। 1,38,000 लोगों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। 1,20,000-21,000 गांवों में विद्युतीकरण के कार्य संपन्न हुए हैं। ये राजस्व गांव थे जहां कभी बिजली नहीं आई थी, वहां पर बिजली दी गई, बिजली पहुंचाने का काम चल रहा है, युद्ध स्तर पर चल रहा है। और मैं कहूंगा इस बारे में कि जहां जो गांव छूटे हैं, आपके लिए एक अवसर है, उन गांवों के प्रस्ताव दीजिए, हर गांव में हम विद्युत पहुंचाने का काम करेंगे। हर गांव को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए हम जोड़ेंगे। हमने तय किया है, बजट में भी प्रावधान किया गया, बजट में चर्चा होगी, इसको करेंगे। जल जीवन मिशन, और इस जल जीवन के कारण तो, और स्वच्छ भारत मिशन के कारण तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जनपद जो सर्वाधिक प्रभावित था, कभी उसकी चर्चा यहां पर उस पार्टी से जुड़े हुए सदस्य, मान्य सदस्य ने कभी की ही नहीं, कभी नहीं की चर्चा। अब देखे, मैं फिर बोल रहा हूं ना, उन्होंने फिर साबित कर दिया कि नहीं किया उन्होंने। महोदय, कुशीनगर जनपद सर्वाधिक प्रभावित था जापानी इंसेफ्लाइटिस से, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से। कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, बस्ती, संत कबीर नगर, ये 7 जिले सर्वाधिक प्रभावित थे और फिर आंशिक रूप से प्रभावित 38 जिले थे। इंसेफ्लाइटिस स्वच्छ भारत मिशन, हर घर में शौचालय बनाने का कार्य, हर गांव में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दस्तक अभियान प्रारंभ हुआ, वैक्सीनेशन के कार्यक्रम व्यापक पैमाने पर चले, अंतर विभागीय कमेटी बनाई गई, स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग बनाया गया, ग्राम्य विकास, नगर विकास, पंचायती राज, बेसिक शिक्षा, बाल विकास और महिला कल्याण, ये सभी विभागों को जोड़ा गया और फिर एक साथ अभियान चलाया गया। आज परिणाम क्या है? बीमारी पे 75% नियंत्रण, मौत पे 95% नियंत्रण। ये मॉडल है स्वच्छ भारत मिशन और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति प्रतिबद्धता के साथ वहां पे करने का परिणाम। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा करते समय उत्तर प्रदेश के इस कार्य के लिए सराहना भी की। ये हमारे लिए उपलब्धि है, मार्गदर्शन उनका है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। इंप्लीमेंट हम लोग कर रहे हैं, परिणाम उत्तर प्रदेश के लोगों को प्राप्त हो रहा है। यह है कार्य। मुसहर जाति के लोगों को आवास उपलब्ध कराना। क्या कर रहे थे लोग पहले? मुसहर वोट बनेंगे इनके। कांग्रेस के नेता के क्षेत्र में सर्वाधिक मुसहर जाति के लोग रहते हैं।
इन्होंने कभी उनका मुद्दा नहीं उठाया, कभी नहीं उठाया इस सदन में। पता नहीं आप लोगों ने सुना नहीं, कभी नहीं उठाया। और महोदय, मैं एक सांसद था, एक सांसद के रूप में भूखमरी से इनके क्षेत्र में मौत होती थी और लड़ाई लड़ने के लिए मैं जाता था वहां पर कुशीनगर में। वहां राशन कार्ड वहां के गरीबों को सांसद रहते हुए भी और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मैंने उपलब्ध करवाए, हमारी सरकार ने उपलब्ध कराए। और आवास भी उपलब्ध कराए हैं, आवास उपलब्ध कराए हैं। आवास के साथ साथ पेंशन की सुविधा, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, जॉब कार्ड, ये सारी चीजें उपलब्ध कराने के बाद, आच्छादन के बाद मुसहर, थारू पहले चरण में हम लोग, और बनटांगिया इनको हमने पहले चरण में लिया और दूसरे चरण में हम लोग ले रहे हैं। अब कोल है, एक आपके झांसी के आसपास कुछ जातियां हैं, इन लोगों को हमने लिया है, कुष्ठ रोगियों को लिया है, इनको हम अब दूसरे चरण में ले रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में आच्छादित होंगे उसमें लेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री आवास योजना इसके लिए चलाएंगे, ये भी हमने व्यवस्था, विकल्प भी दिया है। हर एक फील्ड में काम, ये व्यापक परिवर्तन का आधार ये योजनाएं बने इसीलिए क्योंकि शासन की प्राथमिकता, हम आदमी आदमी में भेद नहीं कर सकते। हमने तो योजना का नाम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम पर ही दिया है, ये व्यक्ति की नहीं हो सकती। हमने ये नहीं कहा कि ये समाजवादी मकान होगा, हमने नहीं कहा। ये योजना प्रदेश के नाम से जुड़नी चाहिए, वह कोई व्यक्ति नहीं होता है, संस्था होती है और उस संस्था को आगे बढ़ाना, उसके नाम पर उसको आगे बढ़ाना और इसलिए उस योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाना इस सरकार की प्राथमिकता रही और सरकार उसी आधार पर उन लोगों तक इस कार्य को कर रही है। हर एक व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। आज व्यक्ति उन चीजों को महसूस भी करता है और जो योजनाएं दी जा रही हैं उसी योजनाओं के क्रम में किसानों की चर्चा हो रही, जब आखिर इसमें किसान भी है। बटाईदार को कभी हक नहीं मिला, वो काम तो करता था, कोई हक नहीं मिला। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा का लाभ किसान के परिवार को और किसान के साथ बटाईदार को, उसको भी देने का कार्य सरकार दे रही है। बटाईदार को सरकार देने जा रही है। ये किसान के हित के लिए ये योजनाएं हैं और किसान से सर्वाधिक परेशान होते थे नेता प्रतिपक्ष जी, जो लोग दूध तो पीते थे लेकिन गायों को छोड़ देते थे और किसान की खेती सर्वाधिक नुकसान होती थी, गाली मैं खाता था। हम लोगों ने इसमें 3 स्कीम चलाई है, ये भी किसान के लिए ही है, किसान के ही हित में है। अन्नदाता किसान के लिए सब काम किए जा रहे हैं। 3 प्रकार की स्कीम है। एक निराश्रित गौ आश्रय स्थल सरकार ने इसमें बनाए हैं और इसको हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर इसको चला रहे हैं, जिसमें हमारे पास अब तक प्रदेश के अंदर हम लोगों ने लगभग 5.5 लाख गोवंश निराश्रित गौ आश्रय स्थलों में सरकार के द्वारा संचालित गौ आश्रय स्थलों में है। दूसरा है सहभागिता योजना। इसमें कोई भी किसान अपने घर में एयरटेक किए हुए जो गोवंश है, जो निराश्रित श्रेणी का है, अगर उसको अपने पास रखता है तो एक गोवंश पे 900 रुपए हर माह सरकार उसको उपलब्ध कराएगी और एक किसान को हमने 4 गोवंश तक रखने की अनुमति दी है। यानी अगर एक किसान 4 गोवंश कराए तो हर महीने उसे 3600 रुपए सरकार उपलब्ध कराएगी। ये योजना भी प्रदेश के अंदर चल रही है। और तीसरा है कुपोषित बच्चों के लिए, जो निराश्रित गौ आश्रय स्थल हमारे हैं उनमें से कोई गाय जो दूध देने वाली है, कुपोषित माता को या कुपोषित बच्चे के लिए अगर उसके पास जगह है तो उसको हम एक गाय उपलब्ध करा रहे हैं और साथ साथ 900 रुपए हर महीने भी उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कुपोषण की समस्या का समाधान भी हो सके और गोवंश को भी बचाया जा सके। इन तीनों को तो पहले से सरकार चला रही है।
और बजट में भी हमने इस बार प्रावधान किया है। बहुत बड़ी घोषणा कर दी है, अस्थायी समाधान करेंगे। वाराणसी में गोकुल ग्राम बन रहा है। गौवंश के संरक्षण के साथ ही, ऐसे उसकी नस्ल सुधार के साथ ही गोवंश यानी गाय के गोबर से जो गोबर गैस प्लांट बनेगा तो उसमें मीथेन को और सीएनजी को अलग अलग करते हुए उसको रिफिलिंग करके फिर से लोग अपने घरों में एलपीजी सिलेंडर के माध्यम से उसका उपयोग कर पाएंगे। इस प्रकार की एक व्यवस्था का कार्य वहां पे चल रहा है और वो सफलतापूर्वक एक मॉडल लागू होने के बाद फिर हम लोग जो योजना इस बार के बजट में की उसके साथ जोड़ेंगे। बजट में चर्चा होगी तो उस समय हम इसके बारे में व्यापक रूप से कहेंगे। और ये सभी किसानों के हित के लिए की गई योजनाएं हैं जिसके माध्यम से किसानों के जीवन में खुशहाली आ सके और किसानों की जीवन की खुशहाली प्रदेश की खुशहाली का आधार बन सके। ये सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और मैं इस बात को कह सकता हूं, कोई संदेह नहीं होना चाहिए, किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि किसान के मुद्दे को लेकर के हम लोग किसी भी प्रकार का कोई अनावश्यक कोई विवाद खड़ा करें। तमाम प्रकार की बात, इतने किसान मर गए, इतने किसानों का ये हो गया। महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी व्यक्ति अपनी बात को रखना चाहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कानून को हाथ पे नहीं लेंगे, तोड़फोड़ नहीं करेंगे, भारत के प्रतीकों का अपमान नहीं करेंगे। हम संवाद से समाधान का रास्ता निकालेंगे और अन्नदाता किसानों को जब कहेंगे तब बातचीत से समस्या का समाधान का रास्ता है। हर प्रकार की सुविधा सरकार देने को तैयार है, हर प्रकार की सुविधा देने को तैयार है। आज बीज की किल्लत नहीं, आज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हर एक विश्वविद्यालय में बनाए जा रहे हैं। 9 के 9 जो हमारे पास क्लाइमेटिक जोन है, इनमें भी हम लोग एग्री क्लाइमेटिक जोन में भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे किसान खेती के विविधीकरण की तरफ जा सके और अधिक से अधिक मुनाफा किसान कमा सके। लेकिन इस प्रयास के साथ हम सबको भी सहभागी बनना पड़ेगा। इसको राजनीतिक एजेंडे का समृद्धि के कर पड़ेगा, लेकिन अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हम किसान को गुमराह करने का कार्य करें, मुझे लगता है पाप है, यह अपराध है। हम अन्नदाता किसान को अनावश्यक रूप से गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। उसको दवाइयों का इंतजाम नहीं हो पाया और फिर कह रहे हैं कोविड में तो न जाने कितने बड़े झंडे गाड़ दिए इन्होंने। याद कीजिए वो कोविड का समय, जिस समय लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब से ज्यादा जरूरत थी, क्या मजदूरों की मदद की थी सरकार ने? जब खाने की सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय एक भी मजदूर की सरकार ने मदद नहीं की। मुझे खुशी है इस बात की कि जनता के बीच से जो अच्छा काम करने लोग, तमाम एनजीओ, तमाम पॉलिटिकल लोग, तमाम अपने आप जो लोग थे, उन्होंने पानी पिलाया, खाना पिलाया, जो सुविधा दे सकते थे वो सुविधा दी है। और सरकार आज भी जिक्र इस बात का नहीं कर रही है। बसों का तो बहुत याद है सरकार को, लेकिन क्या सरकार को यह याद है कि कितने मजदूरों लोगों की जान चली गई? क्या दिल्ली की सरकार बता पाएगी कि कितने मजदूरों की जान गई है देश में? और उत्तर प्रदेश में 90 से ज्यादा मजदूरों की जान चली गई। 90 मजदूर गए हैं जिनकी जान गई है, चलते चलते वो अपने घर नहीं पहुंच पाए। उन बेचारे लोगों के परिवार के ऊपर क्या गुजरा होगा? क्या मुख्यमंत्री जी ने एक बार भी कहा हो, सरकार ने एक बार भी दुख जताया हो? क्या एक बार भी सरकार ने यह कहा सदन में कि हमें दुख है इस बात का कि हम मजदूरों को सही इंतजाम नहीं कर पाए और वो लोग अगर घर गए तो घर भी नहीं पहुंचे? नेता प्रतिपक्ष जी, हम लोग तो इसके बारे में पूरी ईमानदारी के साथ सरकार कार्य कर रही है और जिस भी प्रकार के कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे, कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से, वर्षों से पड़ी हुई जो पेंडिंग योजनाएं हैं, इसलिए सरकारों को फुर्सत नहीं थी या उनके पास पैसा नहीं था या कैसा, सरकार तो वही है, कोई अलग तो है नहीं, रिसोर्सेस भी वही हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों ने कहीं दूसरे लोग से कुछ अतिरिक्त स्रोत तय कर दिए हो तब पैसा आ रहा हो। राज्य तो वही है।
सब प्रशासनिक तंत्र वही है, सब कुछ मशीनरी वही है, लेकिन पहले कार्य नहीं हो पाते थे। वर्षों से लंबित योजनाएं, वर्षों से लंबित योजनाएं। हम लोग इस वर्ष के अंत तक पिछले 4 वर्षों के दौरान जो कार्य किए, 20 लाख हेक्टेयर से अधिक लैंड को अतिरिक्त सिंचन की क्षमता उपलब्ध कराने जा रहे हैं। ये किसानों की आमदनी को ही बढ़ोतरी का एक माध्यम है। यही नहीं, ये तो उनकी बढ़ोतरी, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होनी है। ड्रिप इरिगेशन के साथ जोड़ेंगे तो ये और अच्छी स्थिति में जाएगा, खेती के विविधीकरण की तरफ जाएगा, वो और अच्छी स्थिति में जाएगा, आमदनी को कई गुना बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। तो ये किसानों के हित में किए गए कार्यक्रम, और इस दौरान इस फील्ड में तो कार्य हुए ही, अन्य क्षेत्रों में भी काम तेजी के साथ हुए। निवेश, उत्तर प्रदेश के बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में भी नेता प्रतिपक्ष कुछ बात कर रहे थे, मैं देख रहा था कैसी कैसी बातें कर रहे थे, और उनके द्वारा कुछ बातें कही जा रही थी। खासतौर पर कहा कि कानून व्यवस्था में पता नहीं कहां से डाटा दे रहे थे। एनसीआरबी की चर्चा की थी, मैं एनसीआरबी की ही डाटा को यहां पे उनके सामने प्रस्तुत करूंगा और बताऊंगा क्या है पहले आज की तुलना में। और उसमें अगर आप देखेंगे, उम्र मेरी छोटी ही सही, उम्र मेरी छोटी ही सही, अरमान मेरे रुकते ही नहीं, अरमान मेरे रुकते ही नहीं। हुनर बना मेरा हौसला, स्ट्रेंथ दिखा मेरे कपड़ों की लंबाई नहीं, मेरे कपड़ों की लंबाई नहीं। तेरी सोच मेरी सच्चाई नहीं, तेरी सोच मेरी सच्चाई नहीं। हद मेरी मुझको न बता, स्ट्रेंथ दिखा सालों की मेहनत से बना, सालों की मेहनत से बना। अटूट भरोसा ना रुकता, अटूट भरोसा ना रुकता। तू अपनी बता, स्ट्रेंथ दिखा। देश की मिट्टी से हूँ बना, सोच बुलंद इरादे मैं पक्का। ललकारता हूँ हर मुश्किल को, आ तू जरा स्ट्रेंथ दिखा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैक हेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। पूरा 28 लीटर दूध देती है मेरी गाय, और पहले तो दिखाने में भी शर्म आवे थी। फिर डॉक्टर साहब ने बताया फीड ऐसी खिलाओ कि दूध बढ़े, मगर सेहत की कीमत पर नहीं। असीस मिल्क श्योर 30 भरपूर दूध देने वाले पशुओं के लिए पोषण से भरपूर आहार। इसके शक्तिशाली तत्व दूध देने की क्षमता बढ़ाते हैं, साथ ही साथ पशु की सेहत भी बनाते हैं। कंपटीशन में जाग रहेगी एक दिन। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। उम्र मेरी छोटी ही सही, उम्र मेरी छोटी ही सही, अरमान मेरे रुकते ही नहीं, अरमान मेरे रुकते ही नहीं। हुनर बना मेरा हौसला, स्ट्रेंथ दिखा मेरे कपड़ों की लंबाई नहीं, मेरे कपड़ों की लंबाई नहीं। तेरी सोच मेरी सच्चाई नहीं, तेरी सोच मेरी सच्चाई नहीं। हद मेरी मुझको न बता, स्ट्रेंथ दिखा सालों की मेहनत से बना, सालों की मेहनत से बना। अटूट भरोसा ना रुकता, अटूट भरोसा ना रुकता। तू अपनी बता, स्ट्रेंथ दिखा। देश की मिट्टी से हूँ बना, सोच बुलंद इरादे मैं पक्का। ललकारता हूँ हर मुश्किल को, आ तू जरा स्ट्रेंथ